गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं क्लास 12 के न्यू सिलेबस के हिसाब से आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर के सभी टॉपिकों को कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपके प्रोज बुक के द लास्ट लेसन के पूरी बुक समरी तथा उसके एक्सप्लेनेशन की पार्ट 1 की वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आप मेरे चैनल पर जाइएगा, वहाँ प्रोज न्यू सेशन 2024-25 नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, जहाँ से आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके द लास्ट लेसन के पार्ट 2 के बचे हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन को लेकर। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके सभी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक टाइम पर मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की अपनी इस वीडियो को। दोस्तों 6 पैराग्राफ तक मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था, आगे उसके हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखिए 7वें पैराग्राफ से क्या करा है। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। आई हियर्ड, मैंने सुना। माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम बुलाया गया। मैंने अपने नाम को मेरा नाम क्या किया गया, बुलाया गया। इट वॉज माई टर्न टू रिएक्ट, अब रिएक्ट मीन्स होता है बताने की, ठीक है, या कहने की। अब मेरी बताने की बारी थी। What would I not have gone to be able to say the derivable rule of the participle? कहने का मतलब what would I not have given to be able to say that derivables rule for the participle all through? मैं उस डरावने पार्टिसिपल के नियम को बताने के लिए सब कुछ क्या करने वाला था, या अपनी पूरी शक्ति लगा देने वाला था। मैं उस डरावने पार्टिसिपल को नियम के बताने के लिए मैं क्या करना था, बहुत अपनी सारी शक्ति को लगा देने वाला था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत तेज़ और स्पष्ट आवाज़ों में, यानी उस डरावने पार्टिसिपल के नियम को बहुत तेज़ तथा स्पष्ट रूप से बताने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत या शक्ति लगा देने वाला था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना एक गलती किए हुए। बट मीन्स लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मिक्सड अप मीन्स होता है गलती कर देना। बट मीन्स लेकिन आई गॉट मिक्सड अप, मैंने गलती कर दी। ऑन द फर्स्ट वर्ड मीन्स पहले शब्द में, लेकिन मैंने पहले शब्द में ही गलती कर दी। एंड स्टूड देयर, और खड़ा रहा। होल्डिंग मीन्स पकड़ कर। ऑन माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़ कर, यानी मैंने पहले ही शब्द में गलती कर दी। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़ के खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड डू नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, ये था 7वां पैराग्राफ। अब आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ। 8वां क्या है। आई हियर्ड, मैंने सुना। एम हैमल से टू मी, एम हैमल ने मुझसे कहा। मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे कहा। आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, वे मुझे डांटेंगे नहीं। मैंने सुना कि एम हैमल ने मुझसे कहा कि वे मुझे डांटेंगे नहीं। लिटिल फ्रेंड, यानी लिटिल फ्रेंड्स, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें पर्याप्त रूप से बुरा लग रहा होगा। तुम्हें पर्याप्त रूप से बुरा लग रहा होगा। सी मीन्स देखो। हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, देखो प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहते थे। प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहते थे, वाह आई हैव प्लेंटी टाइम, हमारे पास अभी बहुत समय है। प्रत्येक दिन हम सब अपने आप से यही कहते थे कि अभी हमारे पास बहुत समय है। आई शैल लर्न इट टुमारो, और मैं इन सब चीज़ों को बाद में सीख लूँगा या कल सीख लूँगा। एंड और नाउ मिस अब, यू सी वेयर वी हैव कम आउट। नाउ, अब तुम देख सकते हो हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। यानी प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कहते थे कि हम लोग इसे कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, करते करते अब तुम देख सकते हो कि हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एलास, और एलास से लेकर ये क्या है, बहुत अधिक समस्या है। एलास में ये बहुत बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो,
वे लोग सीखने की चीज़ों को कल के लिए टाल देते हैं। यानी एलास के लोगों से ये बड़ी समस्या है कि वे सीखने की चीज़ों को कल के लिए टाल देते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ दोज फिलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से टू यू। अब जो आपके सहपाठी हैं उन्हें कहने का ये अधिकार है। हाउ इट इज़, यह कैसे हो सकता है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, कि तुम अपने आप को फ्रेंचवासी कहते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक और नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम अपनी भाषा को ना तो लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो। नाउ दोज फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू। अब जो सपाटी में आपसे कहेंगे या उन्हें कहने का अधिकार है। हाउ इज़ इट, ये कैसे हो सकता है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रेंचवासी होने का नाटक करते हो या फ्रेंचवासी कहलाते हो। एंड एट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपने भाषा को लिख सकते हो और ना ही पढ़ सकते हो। बट मिस लेकिन यू आर नॉट टू बी रोस्ट, लेकिन उसमें तुम्हारी कोई बुराई नहीं है या इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच, इसमें लेकिन तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वी ऑल ग्रेट डील टू रिप्रेच अवर सेल्फ विथ। ठीक है, इन सभी के लिए हम सब क्या हैं, खुद जिम्मेदार हैं। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता ये चिंतित नहीं थे कि तुम क्या करो, कुछ चीज़ सीखो। योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता यह चिंतित नहीं थे कि तुम कुछ सीखो या जानो। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फर्म और एट द मिल्स, वे तुम्हें खेतों में या तो कारखानों में काम करने को महत्व देते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि वे कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। यानी तुम्हारे माता पिता भी ये ध्यान नहीं देते कि तुम लोग कुछ सीखो, वे तुम्हें खेतों में या तो कारखानों में काम करने को महत्व देते थे ताकि वे कुछ अधिक पैसे इकट्ठा कर सके। एंड मिस, और आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं स्वयं को भी दोषी ठहराता हूँ। हैव आई नॉट ऑप्टेन सेंट यू टू वाटर माई प्लांट्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग, क्या मैं भी तुम्हें पढ़ने के बजाय अपने पौधों में या फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। योर लेसन मिस, तुम्हारी पाठ के अलावा, यानी मैं तुम्हारी पाठ को पढ़ाने के अलावा तुम्हें अपने पौधों को पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। एंड वेन, और जब आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, यानी करने का मतलब डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, जब मुझे फिशिंग या मछली पकड़ने जाना होता था तब मैं तुम्हारी छुट्टियाँ नहीं कर देता था। तो इसके कहने का मतलब है कि तुम्हारे लोग की पढ़ाई लिखाई न करने में सबसे पहले तुम्हारी माता पिता, कि जो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थे, वे तुम्हें कारखानों तथा खेतों में काम करवाते थे ताकि वे कुछ अधिक पैसे कमा लें, और इसके लिए मैं खुद से जिम्मेदार हूँ। ताकि क्या होता था कि जब मैं तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के बजाय मैं तुम्हें क्या करता था, अपने पौधों को पानी देने या फिर जब मुझे मछलियाँ पकड़ने जाना होता था तो मैं क्या करता था, तुम्हारी छुट्टी कर देता था तुम्हारे पाठ को पढ़ाने के अलावा। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा 9वां पैराग्राफ क्या कहता है। ठीक है, लिखा है देन मिस तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फिर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर आते हैं। एम हैमल एक बात से किसी दूसरे बात पर आते हैं। एम हैमल वेंट टू टॉक टू द फ्रेंच लैंग्वेज, और वे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं। और एक बात से फिर दूसरी बात करते हुए एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगते हैं। सेइंग दैट, कहते हैं इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, यह बहुत सुंदर क्या है, भाषा है इन द वर्ल्ड में, संसार में। वे कहते हैं कि ये संसार में सबसे सुंदर भाषा है। द क्लियर मीन्स स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल बहुत तार्किकपूर्ण है। यानी वो कहते हैं कि फ्रेंच भाषा संसार में सबसे सुंदर, स्पष्ट तथा तर्कपूर्ण है। दैट वी मस्ट गॉड इट, इसलिए हमें इसकी रक्षा करना चाहिए। एमॉन्ग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, इसलिए हम सभी को इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे भुलाना नहीं चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि विन ए पीपुल आर इनसेल्फ, जब एक लोग क्या होते हैं, कैद में या जेल में रखे जाते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और उन्हें अपने भाषा पर क्या होती है, पकड़ होती है। इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा लगता है मानो उनके पास उस जेल की क्या हो, कुंजी हो या जिस जेल की चाबी हो। कहने का मतलब कि
वी मस्ट गॉड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। हमारे बीच इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भुलाना नहीं चाहिए। बिकॉज मीन्स क्योंकि वेन पीपुल आर इंसल्ट, जब लोगों को जेल में रखा जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, और उन्हें अपनी भाषा पे पकड़ होती है या अपनी भाषा को नहीं भुलाते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनसे जेल से निकलने के लिए उनके पास उस जेल की क्या हो, कुंजी हो या चाबी हो। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। तब वे ग्रामर की पुस्तक को खोलते हैं और हम अपनी पाठ को पढ़ते हैं। आई वॉज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, टू सी मीन्स देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मैं कितनी इन सब चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। ऑल ही सेड सिम्स टू इजी, सभी चीज़ें मुझे बहुत आसान लग रही थी। सो इजी मीन्स बहुत ज़्यादा आसान लग रही थी। आई थिंक, मैंने सोचा, टुक दैट आई हैड नेवर लिसन टू सो केयरफुली, क्योंकि मैं इन सब बातों को इससे पहले इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और मिस्टर हैमल ने भी इससे पहले चीज़ों को इतने बड़े धैर्य के साथ वर्णन नहीं किया था। इट सिम्स, ऐसा प्रतीत हो रहा है, इट सिम्स ऑलमोस्ट इफ देयर पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह बेचारा व्यक्ति हम सभी लोगों को सब कुछ दे देना चाहता है। ही नो, वह जो वह जानता है। फिर से देखिए, इट सिम्स ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, यानी वह बेचारा व्यक्ति या एम हेमल, वह सभी चीज़ों को हमको दे देना चाहते हैं जो वे क्या करते थे, जानते हैं। बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, यानी जाने से पहले एम हेमल उन सभी बातों को या उन सभी चीज़ों को हमें बता देना चाहते हैं जो वह जानते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इन आवर हेड्स एट वन स्टॉप, और एक ही बार में इन सभी चीज़ों को हमारे मस्तिष्क में भर देना चाहते हैं। कहने का मतलब, एम हेमल जाने से पहले वे सभी चीज़ें जो वह जानते हैं हमारे मस्तिष्क में एक ही बार में भर देना चाहते हैं। ठीक दोस्तों, अब आइए चलते हैं अपने अगले पैराग्राफ पर। देखिए 10वां पैराग्राफ क्या है। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड लेसन इन राइटिंग, हमारे लेखन की कक्षा प्रारंभ हुई। ग्रामर के बाद हमारे लेखन की कक्षा प्रारंभ हुई। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड ए न्यू कॉपीज फॉर अस, एम हेमल ने हमारे लिए एक नई कॉपी लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच अलॉस, जिसमें गोलाकार एक सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रेंच अलॉस। क्या? आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमारे लेखन की कक्षा प्रारंभ होती है। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड ए न्यू कॉपी फॉर अस, एम हेमल ने हमारे लिए एक नई कॉपी लेकर आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच अलॉस, जिसमें एक सुंदर गोलाकार अक्षरों में लिखा हुआ था, फ्रेंच अलॉस, जो इन सब बातें। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, वे एक छोटे झंडों की तरह लग रही थी जो लहरा रही थी, एवरीवेयर में सभी जगह। दे लुक्ड, वे लग रही थी, लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे झंडे की तरह, फ्लोटिंग में लहराते हुए, एवरीवेयर में सभी जगह। वे सभी ऐसे लग रही थी मानो कि जो हमारे डेस्क पर सभी झंडे क्या कर, छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों। इन द स्कूल रूम, स्कूल कक्षा के अंदर, हंग फ्रॉम ए रॉड, जो एक छड़ से लटके हुए थे, यह एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर, यानी वे सभी हमारे डेस्क के ऊपर एक छड़ के पर लगे हुए झंडों, लहराते हुए झंडों की तरह लग रहे थे। दे लुक्ड, वे लग रहे थे, लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, वे सभी हमारे डेस्क के ऊपर छड़ के, हमारे डेस्क के ऊपर जो छड़ लगे हुए उस पर एक छोटी सी लहराते हुए झंडों की तरह क्या कर रहे थे, प्रतीत हो रहे थे। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, ऐसा लग रहा था कि सभी लोग अपने काम में क्या है, व्यस्त हैं। ऐसा लग रहा था, यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, ऐसा देखा जा सकता था कि सभी व्यक्ति अपने कामों में व्यस्त हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत है। ऐसा लग रहा था कि सब लोग अपने काम में कितने व्यस्त हैं और सब कुछ फिर भी क्या कर रहा था, शांत लग रहा था। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर, केवल पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, केवल पेपर के ऊपर पेन के चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी।
तो आप समझ जाइए कि क्लास में कितने ज़्यादा शांति रहा होगा। ठीक है दोस्तों। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक क्या होती है, एक मधुमक्खी अंदर आ जाती है, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। नॉट इवन द लिटिल वंस, छोटा सा बच्चा भी उस मक्खी पर क्या करता है, ध्यान नहीं देता। हु वर्क राइट एंड ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, वे सभी मछली पकड़ने के हुक्स को क्या कर रहे थे, उनके चित्र को बना रहे थे। वे सभी मछली पकड़ने के हुक्स के चित्र को बना रहे थे। एज इफ दैट वॉज फ्रेंच, ऐसा लग रहा था कि ये सब क्या है, वे भी फ्रेंच भाषा में ही बना रहे हों। ऑन द रूफ में, छत पर, द पिजन्स कुक्स वेरी लो, पिजन क्या कर रहा था, बड़ी धीरे बहुत धीमी आवाज़ में कूक रहा था। ऑन द रूफ, छतों पर, पिजन्स कुक्स वेरी लो, पिजन क्या कर रहा था, बहुत धीमी आवाज़ में कूक रहा था। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ में स्वयं से, विल दे मेक देम सिंग ए जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे लोग पिजन को भी यानी कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए या गाने के लिए मजबूर करेंगे क्या। जब वे छत के ऊपर बैठे हुए कबूतर को देखता है जो बड़ी धीमी आवाज़ में कूकता रहता है, तो वे अपने आप में सोचते हैं कि क्या वे लोग कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। दोस्तों आगे शुरू करने से पहले आप, मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के शेयर जरूर करें। शेयर करने पर करेंगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसे ही पूरे सत्र आपके लिए इजी वे में ग्रामर, प्रोस्पेरिटी, सारी चीज़ों को आप बेहतर और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन करके आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अपने 11वें पैराग्राफ की तरफ। व्हेनेवर, इसके पश्चात, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, ठीक है, मैं अपने क्या कर रहा था, लिखने पर दे रहा था, मैं अपने लिखने की तरफ देख रहा था। आई सा एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, ठीक है। आई लुक्ड, मैंने देखा, अप फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लिखने से ऊपर, जब मैं लिख रहा था, लिखने के बाद मैंने ऊपर देखा, ऐसा मैंने देखा कि एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, एम हेमल गतिहीन होकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग, घूर रहे थे, क्या, एंड गेजिंग, घूर रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग्स, पहले एक वस्तु को, देन एट अनदर, फिर दूसरी वस्तुओं को। एम हेमल क्या कर रहे थे, पहले एक वस्तु को घूर रहे थे, फिर उसके बाद दूसरी वस्तुओं को घूर रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स, ऐसा लगता था कि वह बैठा लेना चाहते थे, इन हिज माइंड में, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से उस कक्षा में जो भी चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मानो वे सभी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहते थे। फैंसी में सुंदर, फॉर द 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वे अपने जीवन के मतलब 40 साल जो सेवा किए थे, एक जगह पर बैठे बैठे क्या किए थे, बिता दिए थे। 40 साल की सेवा में वे अपने एक ही जगह पर बैठे बैठे क्या किए थे, बिता दिए थे। यानी आप लगातार आप किसी जगह पर रहते रहिए तो क्या होता है, अब एक लगाव सा हो जाता है। तो एमेबल 40 साल में जिस कक्षा में पढ़ा रहे थे, अब उस कक्षा को छोड़कर जाना था, तो उसके अंदर एक थोड़ा सा दया की भावना या दयालुतापन आ रहा था, ठीक है, मोह लग रहा था जिसे कहते हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड, और जिसके बाहर गार्डन था, द विंडो मीन्स खिड़की के बाहर, खिड़की के बाहर क्या था, बगीचा था। एंड हिज क्लास, और उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास उनके सामने होता था। यानी खिड़की के बाहर उनका बगीचा हुआ करता था और उनके सामने उनकी कक्षा हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, जस्ट लाइक दैट, इन सब के अलावा, ओनली द डेस्क एंड द बेंचेस हैड बीन रोज स्मूथ, और इन सब के अलावा जो डेस्क और बेंचेस थे ये घिस घिस कर एकदम क्या होते, स्मूथ हो गए थे, प्लेन हो चुके थे। द वॉलनट मीन्स अखरोट ट्रीज इन द गार्डन्स वर टॉलर, जो बगीचे में अखरोट के पेड़ थे वो लंबे हो चुके थे। एंड द होपवाइन, एक पेड़ होता है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे एम हेमल ने स्वयं से लगाया था। ट्विन मीन्स मरोड़ हुआ था, यह आप उलझे हुए थे। अबाउट द विंडो मीन्स खिड़कियों से, टू द रूफ मीन्स खिड़की से होते हुए छतों पर गए हुए थे। यानी होप वाइन का पेड़, दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे एम हेमल ने स्वयं से लगाया था। ट्विन अबाउट द विंडो टू द रूफ, और खिड़की से उलझते हुए या खिड़कियों से होते हुए वे छत तक गए थे। लिखा है, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, छत के ऊपर या कमरे के ऊपर वह अपनी बहन को इधर उधर करते हुए उनकी आवाज़ों को सुन सकता था। पैकिंग अप देयर
ट्रंक्स जो इनके कपड़े को इकट्ठा कर रही थी, फॉर द मस्ट लीव जो उन्हें छोड़ के जाना था, फॉर द कंट्री नेक्स्ट डे अगले दिन अपने देश को। यानी उनकी बहन छत के ऊपर इधर उधर टहलते हुए कपड़े को इकट्ठा कर रही थी, जिससे चलने की आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। और एम हेमल को क्योंकि एम हेमल को अगले दिन क्या था, देश छोड़ के जाना था। बट मिस लेकिन ही हैड टू करेज टू हियर एवरी लेसन टू बी वेरी लास्ट। लेकिन हम सब में अंतिम पाठ तक या अंतिम अध्याय तक हम पाठ को सुनने का क्या था, हिम्मत था। आफ्टर राइटिंग लेखन के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री हमारी इतिहास की कक्षा प्रारंभ होती है। लेखन के बाद हमारी इतिहास की कक्षा प्रारंभ होती है। एंड देन और तब द बेबीज चेंटेड देयर बा बी बे बो बू। और जो छोटे बच्चे थे वे अपनी भाषा में गाते हैं बा बी बे बो बू, ठीक है। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉशर। और डाउन देयर एट द रूम यानी कमरे के पीछे हॉशर हैड पुट हिज स्पेक्टकल। वह जो हॉशर था, जो बूढ़ा हॉशर था, वे अपने चश्मे को उतारता है एंड होल्डिंग पकड़े रहता है हिज प्राइमर मिस उस बाल पोथी को इन बोथ हैंड मिस दोनों हाथों से। यानी कमरे के पीछे जो हॉशर था ये अपने पुट ऑन वह अपने चश्मे को पहन लेता है एंड होल्डिंग पकड़े रहता है हिज प्राइमर अपने बाल पोथी को इन बोथ हैंड मिस दोनों हाथों से। स्पेल्ड दोहराता है द लेटर विद देम उनके साथ। यानी जो छोटे बच्चे बाबी गा रहे थे उनके साथ उन शब्दों को एंड बूढ़ा हॉशर क्या करता है, दोहराता रहता है। जैसे देखिए डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम यानी कमरे के एकदम पीछे ओल्ड हॉशर बूढ़ा हॉशर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टकल्स वो अपने चश्मे को पहन लेता है एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड और अपने दोनों हाथों से उस बाल पोथी को पकड़े रहता है। स्पेल द लेटर विद देम और उनके साथ उन शब्दों को दोहराता है। यू कुड सी आप देख सकते थे दैट मीन्स की ही मिस हुआ आप देख सकते थे कि वह टू वॉज क्राइंग वह लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे। हिज वॉइस उनकी आवाज़ें ट्रम्बल मिस काँप रही थी विथ इमोशन मिस भावनाओं के साथ। आप देख सकते थे कि वे लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे और उनकी आवाज़ें भावनाओं के से काँप रही थी। एंड मिस और इट वॉज सो फनी यह कितना मजाक किया था। टू हियर मिस सुनने में यह सुनने में कितना मजाकपूर्ण लगता था। ही मिस उन्हें दैट मिस की वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई यह सुनने में कितना मजाकियापूर्ण लगता था कि हम रोना और हंसना दोनों चाहते थे। ओह हाउ वेल अच्छा आई रिमेंबर इट मैं इसे याद रखूँगा। दैट द लास्ट लेसन मिस किया हमारा अंतिम अध्याय है। ऑल एट वंस इन सब के बाद चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 एंड द एंजलिस यानी चर्च की घड़ी में 12 बजती है और चर्च की प्रार्थना जो सभा क्या होती है प्रारंभ हो जाती है। एंजलिस मिस होता है जो चर्च में प्रार्थना सभा होती है 12 बजने के बाद उसे कहते हैं। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 देन द एंजलिस और चर्च की घड़ी में 12 बजता है और चर्च की प्रार्थना सभा शुरू हो जाती है। एट द सेम मोमेंट और उसी क्षण द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन और रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल और पर्शियन सोल्जर की अभ्यास से लौटने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। और उसी समय पर्शियन सोल्जरों की या पर्शियन सैनिकों की अभ्यास से वापस आने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। साउंडेड अंडर आवर विंडो जो हमारी खिड़की के अंदर से सुनाई पड़ रही थी। अब इसे कैसे बोलेंगे, उसी समय हमारी खिड़की के अंदर से पर्शियन सोल्जरों की अभ्यास से वापस आने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। एम हेमल स्टूड अप एम हेमल खड़े हो जाते हैं। वेरी फॉल मिस बड़े उदासीन होकर यानी उनका चेहरा पीला पड़ जाता है। एम हेमल बड़े उदासीन या पीले पड़े चेहरे के साथ खड़े हो जाते हैं इन हिज चेयर मिस अपने चेयर पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल मैंने उनको इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड मेरे मित्र सेड ही हुआ कहते हैं। मतलब ऐसे बोलते बोलते वह शांत हो जाते हैं। बट मिस लेकिन समथिंग चॉक्ड हिम लेकिन उनका गला अवरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। वो बोलना तो चाहते थे लेकिन इतने विभोर हो गए थे, उतना वो गम में हो गए थे कि वो कुछ आगे बोल नहीं पा रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन वह आगे जारी नहीं रख सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ वापस मुड़ते हैं। टू के पीस ऑफ चाक एक चाक का छोटा टुकड़ा लेते हैं एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट और अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड और वह लिखते हैं एज जितना बड़ा वह लिख सकते थे वह लिखते हैं। वीवा ला फ्रांस वीवा ला फ्रांस कहने का मतलब फ्रांस अमर रहे फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड क्या लिखा है, देन ही स्टॉप फिर वह रुक जाते हैं एंड लीन हिज हेड और अपने सिर को झुका लेते हैं अगेंस्ट द वॉल मिस दीवार के सहारे।
फिर वह अपने दीवार के सहारे अपने सिर को झुका लेते हैं। एंड मिस और विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही मेड ए गेस्टर टू हिज, फिर वह क्या करते हैं, इशारा करते हैं। बिना एक शब्द बोले वह अपने हाथों से इशारा करते हैं। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल मतलब स्कूल बंद हो चुका या स्कूल समाप्त हो चुका, यू मे गो, और आप जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। अब आइए चलते हैं एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स की तरफ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल क्यों मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल क्यों मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। कहने का मतलब दोस्तों, आप अपने प्रयास में, आप अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते रहिए। लक्ष्य में बढ़ते समय आपकी बहुत कठिनाई आएंगी, लेकिन अंत में आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर आप लगे रहिएगा, अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चनों के साथ आपसे मिलूंगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।